नमस्कार। अपनी फांसी के पहले शहीद कॉमरेड भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। फांसी के पहले उन्होंने उस किताब का एक पन्ना मोड़ा था और हम आज उसी लेनिन के बारे में और उस मार्क्सवाद के बारे में जानेंगे, वहीं से जहां से शहीद अमर भगत सिंह ने उसे पढ़ना छोड़ा था। भारतीय कम्युनिज्म को जानने से पहले मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूँ। कोट ऐसा है कि जब मैं उन्हें भोजन देता हूँ तब वो मुझे साधु कहते हैं, और लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास भोजन क्यों नहीं है, तब वो मुझे कम्युनिस्ट कहते हैं। 1925 में बनी सीपीआई 1925 में बनी सीपीआई कैसे 1952, 1957, 1967 और 1962 के इलेक्शंस में अपनी छाप छोड़ी। न कि सिर्फ आगामी कांग्रेस को टक्कर दी, और इस तरह से टक्कर दी कि हर समय अपोजिशन में सीपीआई ही सबसे ज्यादा सीटों के साथ दर्ज करती रही, और यही थे सीपीआई के गोल्डन डेज। जबकि कांग्रेस अपनी पीक ऊंचाई पर थी, तब भी उसको उसके कंधे से कंधा मिला करना ही सही, लेकिन उसको हर समय टक्कर देना, उसकी बात का विरोध करना, ये सीपीआई ने अपने पहले ही कुछ सालों में साबित कर रखा था। अपने पहले ही साबित सालों में सीपीआई ने कांग्रेस को हमेशा टक्कर दी, और इसी तरह सीपीआई बनी देश की सबसे बड़ी, ना कि सबसे बड़ी, लेकिन देश की सबसे पहली अपोजिशन पार्टी। ये दौर तब का था जब सत्ता में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी, और यही 1952 से लेकर 1964 तक इंडियन मार्क्सवाद की गोल्डन डेज थी। और उस गोल्डन डेज के बाद सीपीआई के सामने कई सारी चुनौतियां आई, और उन चुनौतियों में से एक चुनौती थी इंडो चाइना वॉर। With rare courtesy and showered them with all of the creature comforts. The propaganda is an enemy ever ready to pounce. उस समय 1964 में हुई। 1964 में सीपीआई को नेशनल इंटरेस्ट और कम्युनिज्म दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना था, और वहीं पर सीपीआई में बहुत बड़ा बंटवारा हुआ। और उसी समय 1962 में सीपीआई के प्रमुख नेता अजय घोष का निधन हुआ, और उसी निधन ने सीपीआई पार्टी में बहुत ही बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट कर लिया। और वही 1964 में सीपीआई इंडियन कम्युनिज्म और नेशनल इंटरेस्ट, इस दोनों चीज़ों में से किसी एक को चुना था, और इसी कारण बहुत सारे लीडर्स में बंटवारा सा हो गया, और वहीं से सीपीआई की एक पार्टी से दो पार्टी हो गई। एक थी सीपीआई और दूसरी थी सीपीआई एम, यानी सीपीआई मार्क्सिस्ट। सीपीआई के विभाजन के बाद जो मॉडरेट अप्रोच वाली पार्टी थी वो गई कांग्रेस में, और जो पार्टी रेडिकलाइज अप्रोच रखती थी वो उन लोगों ने मिलकर बनाया सीपीआई एम, यानी सीपीआई मार्क्सिस्ट। इसी के साथ सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी का उदय हुआ। लेकिन सीपीआई मार्क्सिस्ट का भी रास्ता तो कुछ आसान था नहीं। उनके रास्ते में भी कई सारी चुनौतियां थी, और चुनौतियां ऐसी नहीं कि छोटी मोटी, चुनौतियां भी बहुत बड़ी, बहुत ही ज़्यादा चाइनीज कम्युनिज्म से प्रभावित था। आईएम को सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। इसी के कारण सीपीआईएम पर कई सारे दाग भी लगे, हर बार अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी हुई। सीपीआई मार्क्सिस्ट और सीपीसी में बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ने लगी, गहराइयाँ बढ़ने लगी। यानी चिंता थी बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियंस को। ये सीपीआईएम का बढ़ता प्रेम चाइना की तरफ, ये कई सारे इंडियन पॉलिटिशियंस को बना था, और आगे ही इसी के कुछ कारण, सीपीआईएम के कुछ लोगों के कारण ही सीपीआईएम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, और सीपीआईएम का भी इसी के साथ धीरे धीरे पतन होते गया। सीपीआई मार्क्सिस्ट के पतन के कई सारे कारण थे, लेकिन प्रमुख कारण था नक्सलवाद। 1967 में एक नक्सलवादी विद्रोह हुआ, जिसमें शामिल थे सीपीआई मार्क्सिस्ट के लीडर चारू मजुमदार, और इस नक्सलवादी विद्रोह का पर्पस था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और इसी विद्रोह के कारण सीपीआई मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में जो दोस्ती की दरार थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और कुछ ही समय में वो दरार बहुत ही गहरी हो गई। और दूसरा कारण था बंगाल के दंगे। पश्चिम बंगाल जो बहुत ही ज़्यादा समय से
वामपंथियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां पर चलती रहती हर बार अशांति के कारण पश्चिम बंगाल को हर बार पॉलिटिकल वायलेंस से गुजरना पड़ा। बंगाल के अंदर सीपीआईएम ने पॉलिटिकल वायलेंस को जन्म दिया और उसी पॉलिटिकल वायलेंस के कारण बढ़ता गया जो था लोगों के बीच का सामाजिक भेद, सामाजिक अंतर। मतलब जो सीपीआई वर्गों के बीच में समानता लाने चाह रही थी, वही सीपीआई ने वर्गों के बीच में विभाजन करके रख दिया और सत्ता में बने रहने के लिए वामपंथ का गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों के बीच में विभाजन निर्माण किया। और ऐसी कुछ गलतियों के कारण अपने ऐतिहासिक उपलब्धियों से भी कुछ प्रेरणा न लेकर सीपीआईएम बार बार गलतियां करती रही और खुद ही अपने पतन के लिए कारण बनती रही। और इसी कारण की वजह से सीपीआईएम का धीरे धीरे पतन हो गया। और उसी समय देश में बढ़ती राइट विंग आइडियोलॉजी से और देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के साथ अपने आप को तालमेल न करने के कारण सीपीआई मार्क्सिस्ट का पतन शुरुआत हुआ। या एक समय प्रमुख वामपंथी माने जाने वाली पार्टी आज उभरते बीजेपी और बदलते वोटर्स के चुनौतियों का सामना कर रही है। सीपीआई का उदय और पतन एक महत्वाकांक्षा, विचारधारा में संघर्ष और राजनीतिक विकास की कहानी है। 20वीं सदी के शुरुआत में एक स्ट्रांग पार्टी मानी जाने वाली सीपीआई कैसे आज अपने पतन पर है। और इसी उदय और पतन के वजह से मुझे एक पंक्ति याद आती है जो अटल साहब ने की थी। खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 20वीं सदी में एक जानी मानी पार्टी आज कैसे अपना अस्तित्व टिकाने के लिए लड़ रही है। कैसे सीपीआई एक समय सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होने के बावजूद आज सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सीपीआई का सफर बहुत ही महत्वपूर्ण था। सीपीआई अपने आने वाले समय में अपना पता रोककर कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन सकेगी, कुछ अलग करके दिखाएगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के हाल देखते हुए यही लग रहा है कि सीपीआई एक फॉलिंग पार्टी बनती जा रही है। सीपीआई का सफर हमें भारतीय राजनीति का इतिहास और उस इतिहास की जटिलता बताता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इसके अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। मैं अब तक कभी कैमरा को फेस नहीं कर पाया था, लेकिन आज पहली बार उठा और कैमरा का फेस किया और सोचा कुछ बात करते हैं। पता नहीं ये वीडियो कैसी बनी और शायद आप लोगों ने यहाँ तक देखी या नहीं देखी। अगर फिर भी मुझे ये बताइए ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह से मैं प्रयास करता रहूँगा कि कुछ अच्छी वीडियोज़ लाऊँ जिससे आपके नॉलेज में भर हो, जिससे आप कुछ सीख पाए। ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मैं ऐसी ही वीडियो के साथ आपको मिलता रहूँगा।